नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 15 सितंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 18 सितंबर को सुबह 11 बजे एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय होगा यूपीएससी सीएसई में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो सेमिनार है वह बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर किया जाएगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जिन्होंने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस बार के वीकली करंट अफेयर्स में हमारे द्वारा एसईओ शिखर सम्मेलन पर चर्चा किया जाएगा, यानी कि कल रात के 8 बजे से हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस वीक का टॉपिक है एसईओ शिखर सम्मेलन। आइए अब आज की खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया, जिसका शीर्षक है इंडियाज ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, द सीन एंड अनसीन। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 जल संसाधन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया में जो वाटर क्राइसिस है वह विकराल रूप लेता जा रहा है। और इसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारे डेटा दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व जल विकास रिपोर्ट है, जिसे कि 2022 में अभी रिलीज किया गया, उसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में जल तनाव यानी कि जो पीने के पानी कमी देखी जा रही है और वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देखी जा रही है, वह जो है विश्व की प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि जो पीने के पानी का संकट है उसके कारण पूरी दुनिया में लाखों लोग पानी से वंचित हो गए हैं। यहाँ पर जो 2 बड़ी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि आने वाले समय में पीने के पानी की जो समस्या है वह और विकराल रूप ले सकता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर एस्कार्सिटी क्लॉक की बात करें, यह एक वेब टूल है जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में कितने लोगों को पीने का पानी मुहैया है या फिर कितने लोगों को पीने का जो पानी है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसके अनुसार पूरी दुनिया में 2 अरब से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है अभी पीने के पानी मुहैया नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर इसका ये कहना है कि आगे चल करके यह जो समस्या है और बढ़ने वाली है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि 2030 तक लगभग 3.5 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो है पीने का पानी मुहैया नहीं होगा, यानी कि वे गंभीर जल संकट से गुजरेंगे। तो यहाँ पर जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं वो सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया की आबादी बढ़ रही है उससे जो पीने के पानी की किल्लत है वो भी विकराल रूप लेता जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से ग्लोबल ड्राउट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेप मैप की बात करें तो यहाँ पर 2019 में ये कहा गया था कि भारत के जो प्रमुख हिस्से हैं, जैसे जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है, जो मध्य भारत है और जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसके अधिकतर हिस्से जो है पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो विश्व के साथ साथ भारत में भी गंभीर जल संकट मौजूद है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो आप देख सकते हैं जो नीति आयोग की रिपोर्ट है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, उसमें 2018 में यह कहा गया था कि आने वाले समय में भारत सबसे खराब जल संकट से गुजर सकता है और भारत में लगभग आने वाले समय में 600 मिलियन से अधिक लोग गंभीर पानी की कमी का सामना करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये साफ साफ कर दिया गया है कि भारत में भी जो जल संकट है वो काफी आगे चल करके विकराल रूप लेने वाला है। यहाँ पर यह भी कहा गया था नीति आयोग के द्वारा कि पानी की समस्या के कारण 2030 तक जो हमारा जीडीपी है उसमें 6% का नुकसान हमें हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इससे एक बात साफ हो जाता है कि पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस है और भारत भी इससे जूझ रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया गया है और वो है ग्रामीण शहरी हस्तांतरण। अब ये क्या है, इसको आपको समझना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे मैंने कहा कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है, खास करके ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र हैं। और हमारे देश में जो शहरी क्षेत्र हैं उनका जो एरिया है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग गांवों से निकल करके शहरों में बस रहे हैं। इसके कारण जो शहरों में पीने के पानी की कमी है वो और ज़्यादा होती जा रही है। अब यहाँ पर इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो शहर के बाहरी इलाके हैं जैसे जो ग्रामीण इलाके या फिर उसके अगल बगल जो भी नदियां हैं, झील हैं, उनके पानी को हस्तांतरित करके शहरों में पहुंचाया जा रहा है, जिससे शहर के लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से उनका पानी निकाल करके शहरी क्षेत्रों में हस्तांतरित कर रहे हैं। इससे जो गांव का एरिया है और जो शहरी एरिया है उसके बीच में तनाव पैदा हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नदियों का पानी है या फिर जो गांव में झीलें होती हैं उनका जो पानी है अधिकतर ग्रामीणों के द्वारा सिंचाई में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक डेटा दिया गया है लेखक के द्वारा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो प्रतिदिन 500 बिलियन लीटर से ज्यादा का पानी इन शहरों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि आयात किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इन शहरों के पास पीने के पानी की कमी है, जिसके लिए वो क्या करते हैं, दूर से पानी को लेकर के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियों से, बड़े बड़े नहरों से, झीलों से, या फिर अगल बगल जो गांव के एरिया हैं वहां से पानी को निकाल करके इन शहरों में दिया जा रहा है, जिससे कि वहां पर पानी की जो किल्लत है उसको दूर किया जा सके। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो इसमें कहा गया है कि पूरे विश्व में 12% ऐसे बड़े शहर हैं जिनके पीने के पानी की समस्या को जो है अंतर बेसिन हस्तांतरण के द्वारा ठीक किया जा रहा है, यानी कि जो आसपास की नदियां हैं उससे जो है पानी ला करके इन शहरों को दिया जा रहा है, जिसके कारण जो ग्रामीण शहरी तनाव है वो पैदा हो रहा है। इस बात की चर्चा जो है यहाँ पर किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट और है जिसकी चर्चा की गई है और वो रिपोर्ट है ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम स्टेट्स एंड ट्रेंड रिपोर्ट। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की चर्चा करते हुए ये कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस तरीके से जल हस्तांतरण हो रहा है, यानी कि गांव के एरिया से शहर के एरिया में जिस तरीके से जल को ले जाया जा रहा है, उसके कारण जो सतत विकास के अनेकों लक्ष्य हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का ये कहना था कि भारत सहित जो दक्षिण एशिया है वह जो है उच्चतम सामाजिक आर्थिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जल हस्तांतरण है उसको इन्होंने सामाजिक आर्थिक, बायोफिजिकल और शासन से जोड़ करके देखा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसी तरीके से जल हस्तांतरण होता रहा तो उसके कारण जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास का लक्ष्य है उसे भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम भारत में जो शहरी जल उपयोग है उसकी बात करें तो उसको लेकर के भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि 2011 की जनगणना थी, उसके अनुसार भारत में जो कुल शहरी आबादी है वह कुल जनसंख्या का मात्र 34% है। लेकिन अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर जो विश्व शहरीकरण संभावनाएं हैं उसका जो रिपोर्ट था 2018 में, उसमें यह कहा गया था कि 2030 तक भारत की जो शहरी आबादी है वह कुल आबादी का 40% तक पहुंच जाएगा और 2050 तक यह जो है 50% का आंकड़ा पार कर जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो शहरीकरण है वो काफी तेजी से हो रहा है और शहरी आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण आने वाले समय में हमारे शहरों में पीने के पानी का और भी किल्लत हो सकता है। इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो जिस तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है, शहरी आबादी का आकार बढ़ रहा है, उससे क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में पानी का जो उपयोग है उसमें और वृद्धि होगी, जिसके कारण गांव के क्षेत्रों से अगल बगल के इलाके से जो है पानी लेकर के इन क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। इसको समझाने के लिए यहाँ पर अहमदाबाद का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है
कि 1980 के दशक में अहमदाबाद शहर में जो पानी की आपूर्ति थी वह जो है वो खुद पूरा करता था। मतलब 80% से जो ज़्यादा पानी की आपूर्ति अहमदाबाद का जो भू स्रोत था उससे जो है पूरा किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर आबादी बढ़ने लगी, शहर और बढ़ाता होता गया, तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि अहमदाबाद के भूजल स्तर में कमी आ रही है और यहाँ पर जो भूजल स्तर है वो लगभग 67 मीटर तक पहुँच गया था। इसके बाद क्या किया गया कि जब अहमदाबाद की आबादी और बढ़ी तो वहाँ पर शहर के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जो नर्मदा नदी पर नहर बनाया गया है उससे जो है जल आपूर्ति की जाती है। इसे हम कहते हैं जल हस्तांतरण। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए अहमदाबाद का एग्जाम्पल दिया गया है। यह जो समस्या है वह अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है और शहर की प्यास बुझाने के लिए जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो हमारी अन्य नदियां हैं, उसके पानी को अब शहरों में पहुंचाया जा रहा है। तो यह जो समस्या है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है एग्जामिंग द डोलो स्कैंडल और ये टॉपिक समान अध्ययनचार नैतिकता से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस एडिटोरियल में इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं और जो डॉक्टर हैं उनके बीच में जो गठजोड़ है दवाओं को मार्केट में प्रसारित करने का, वह नैतिक आधार पर सही नहीं है। आपको पता होगा कि हाल ही में बेंगलुरु की एक दवा कंपनी जिसका नाम है माइक्रोलैब्स, जिसके द्वारा डोलो 650 नामक एक दवाई बनाई जाती है, उसकी जो मार्केटिंग रणनीतियां हैं उसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यह आरोप लगाया है कि माइक्रोलैब्स ने जो है अपनी दवाई यानी कि डोलो 650 को बढ़ावा देने के लिए जो डॉक्टर है उनको एक साल में 1000 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत दिया। यानी कि यहाँ पर जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसने अपने दवा की मार्केटिंग के लिए डॉक्टरों को ही जो है एक तरीके से फ्रीबीज देना शुरू कर दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि डोलो एक एनाल्जेसिक है यानी कि ज्वरनाशक है। इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसने डॉक्टरों का इस्तेमाल किया। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है यानी कि डीपीसीओ है, वह जो है बहुत सारी दवाओं का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। यानी कि जो मूल्य इसके द्वारा निर्धारित कर दिया गया है उससे ऊपर जाकर के आप उस दवा को नहीं बेच सकते। और इसमें पैरासीटामोल बनाने वाले बहुत सारे ब्रांड शामिल हैं, उसके सहित जो है इसमें 850 से ज़्यादा दवाइयाँ शामिल हैं। यानी कि इन सभी दवाइयों के लिए जो हमारा डीपीसीओ है वो क्या करता है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो तय करता है, इसके ऊपर आप उस दवा को नहीं बेच सकते। अगर हम पैरासीटामोल टैबलेट की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो 650 mg का टैबलेट होता है पैरासीटामोल का, उसकी अधिकतम कीमत जो है 1 रुपये 83 पैसे हो सकती है अधिकतम कीमत। इसी तरीके से जो 500 mg की दवा है उसका जो अधिकतम कीमत है वह सिर्फ 91 पैसे हो सकता है। यानी कि इससे ज्यादा कीमत पर आप इसको बेच नहीं सकते। तो यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि कहीं ना कहीं यह एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण इस कंपनी ने अपने दवाइयों को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिकवाने के लिए डॉक्टरों का सहारा लिया। क्योंकि यहाँ पर आप कीमतें तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप जो नंबर ऑफ यूनिट जो बाजार में बिकेंगे उस यूनिट को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया लेखक के द्वारा कि चूंकि जो पैरासीटामोल बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया जाता है उसमें से ज्यादातर चीन से आयात किए जाते हैं। अब मान लीजिए चीन ने ये जो सामान है यानी कि जो इंग्रेडिएंट है उनको महंगा कर दिया, तो यहाँ पर कंपनी को क्या होता है, जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो रेट फिक्स कर दिया गया है उससे ज़्यादा कीमत पर आप बेच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियों के द्वारा इस तरह के गठजोड़ डॉक्टरों से किए जाते हैं और अपने टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचने का प्रयास किया जाता है, जो कि गलत काम है। अब यहाँ पर कुछ कानूनी प्रावधान को लेकर के चर्चा की गई है कि क्या जो दवा कंपनियां ऐसा काम करती हैं वो ऐसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस की,
तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो डॉक्टर होंगे वो किसी भी दवा कंपनी से कोई भी उपहार या फिर कोई भी पैसे या फिर अन्य लाभ नहीं लेंगे। उनको जो है यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, यानी कि ये जो नियम बनाया गया उसको लागू करने का कोई भी तंत्र नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो डॉक्टर हैं और जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो स्वेच्छा से जो है इसका पालन करती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये नियम बनाया गया है कि डॉक्टर जो है दवा बनाने वाली कंपनियों से कोई भी लाभ नहीं लेंगे, इसको लागू करने के लिए कोई भी तंत्र हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से अगर हम भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियम 2002 के पैरा 1 के 5वें भाग को पढ़ते हैं तो इसमें भी ये कहा गया है कि जो प्रत्येक चिकित्सक है वो जहां तक संभव हो जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है किसी मरीज के लिए तो वहां पर जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल करेगा। मतलब कि वह ज्यादा से ज्यादा जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देगा। आप सभी जानते हैं कि जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उनके दाम कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो है ऐसा नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये जो नियम है वो भी ये कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो दवा बनाने वाली कंपनियों से कोई भी उपहार या फिर लाभ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसको लेकर के हमारे देश में कानूनी प्रावधान क्या है। अब यहाँ पर इसके समाधान को लेकर के चर्चा किया गया है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हमें ऐसे गठजोड़ से बचना है तो हमें कुछ काम करने होंगे। यहाँ पर 2 समाधान सुझाए गए हैं। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि जब भी डॉक्टर किसी मरीज को दवा लिखता है तो वहां पर डॉक्टर को यह करना चाहिए कि वो सिर्फ दवा लिखेगा, दवा का नाम लिखेगा, लेकिन कौन से ब्रांड की दवा होनी चाहिए वह ये नहीं लिखेगा। यानी कि यहां पर ऐसा करने से यह होगा कि डॉक्टर किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाएगा। वह सिर्फ मरीज को क्या कर रहा है, दवा लिख रहा है, दवा का नाम लिख रहा है। यह मरीज के ऊपर है कि वो किस ब्रांड का दवा खरीदता है। इससे क्या होगा कि जो दवा कंपनियां हैं वे डॉक्टरों को मुफ्त में कोई भी उपहार नहीं देंगी, क्योंकि डॉक्टर जो है उनके ब्रांड को अब प्रमोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि भले ही डॉक्टर किसी दवा कंपनी के दवा को प्रमोट ना करें, लेकिन जो फार्मासिस्ट हैं यानी कि जिस दुकान पर आप दवा खरीदने जाते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और इसीलिए यहां पर यह सुझाव दिया गया है कि जो फार्मासिस्ट होंगे, चूंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस ब्रांड के द्वारा ज्यादा मार्जिन यानी कि प्रॉफिट दिया जाता है। अब यहां पर अगर हम ये करें कि फार्मासिस्ट किसी भी दवाई को बेचे, किसी भी ब्रांड की दवाई को बेचे, यहां पर अगर उसका जो मार्जिन है यानी कि जो प्रॉफिट है अगर वह सेम होगा तो यहां पर जो फार्मासिस्ट है वो भी किसी एक कंपनी की दवा को प्रमोट नहीं करेगा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाना होगा कि जब भी कोई फार्मासिस्ट किसी दवाई को बेचे वह किसी भी कंपनी का हो, उसका जो प्रॉफिट है अगर वो समान होता है तो वो किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि जो गलत प्रैक्टिस अभी हो रहा है कि दवा बनाने वाली कंपनियां फार्मासिस्टों को उपहार देती हैं, डॉक्टरों को उपहार देती हैं, अपने दवाई को प्रमोट करने के लिए, ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो यहां पर 2 सुझाव जो है दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सामाजिक सुरक्षा जुड़ा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनके सोशल सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा किया गया है। खास करके जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसको लेकर के चर्चा किया गया है, क्यों यह जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा है यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह लगभग दुगनी हो गई है। जैसे यहाँ पर डेटा दिया गया कि 1940 के दशक में हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा थी हमारे लोगों की वो मात्र 32 वर्ष थी, लेकिन अभी जो हमारे लोगों की जीवन प्रत्याशा है यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह 70 वर्ष के आसपास है, यानी कि लगभग दुगनी हो गई है। और इसी अवधि में अगर हम देखें
तो जो प्रजनन दर है प्रति महिला वह 6 बच्चों से घट करके मात्र 2 रह गया है। यानी कि हमारी आबादी की बढ़ोतरी में भी कमी हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि इसके कारण जो है एक नई चुनौती अब हमारे देश के सामने आ गई है, और वो ये है कि आने वाले दिनों में हमारी जो आबादी है उसमें बूढ़ों की संख्या जो है ज्यादा होने वाली है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया कि 2011 में भारत की आबादी में जो बुजुर्गों का प्रतिशत था वह मात्र 9% था। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के रिपोर्ट के देखें तो वहां पर यह कहा गया है कि भारत में 2036 तक जो कुल आबादी में बुजुर्गों का जो प्रतिशत होगा वह 18% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है आने वाले दिनों में हमारी जनसंख्या में जो बुजुर्ग हैं उनका जो संख्या है वो बढ़ने वाला है, और जब हमारी आबादी बूढ़ी होगी तो अनेकों तरह के प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य में हो और या फिर सामाजिक सुरक्षा में हो। और इसीलिए यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि इस स्थिति को देखते हुए हमें अभी से ही बुजुर्गों को अच्छी गुणवत्ता का जीवन सुनिश्चित करने के लिए अभी से प्रयास शुरू करने चाहिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से पेंशन सहायता को लेकर के चर्चा किया गया है कि किस तरीके से हम पेंशन का सहारा लेकर के बुजुर्गों के जीवन में जो समस्याएं हैं उसको कम कर सकते हैं। इसको लेकर के एक सर्वेक्षण की यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु सरकार और अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जेपाल, उसके द्वारा बुजुर्गों की जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका सर्वेक्षण कराया गया। और यहाँ पर यह कहा गया इस सर्वेक्षण में कि बुजुर्ग यानी कि जिनका एज 60 साल से अधिक है उनमें अगर देखा जाए तो 30% से 50% तक जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे हैं जो कि मानसिक अवसाद का शिकार हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि इन बुजुर्गों में महिलाओं की जो आबादी है वह पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। तो यहाँ पर यह साफ साफ पाया गया कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं वे मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ पर इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक कारण यहाँ पर गरीबी है, तो गरीबी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बुजुर्ग जब किसी पर बोझ बनता है तो वो मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। तो गरीबी इसका एक कारण है। खराब स्वास्थ्य इसका कारण हो सकता है, क्योंकि जब आप बुजुर्ग होते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो अनेकों तरह के स्वास्थ्य प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और अगर आप गरीब हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने परिवार पर बोझ बनकर रह जाते हैं, और यह जो सोच है वह बुजुर्गों में मानसिक अवसाद पैदा करती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो बुजुर्गों का अकेलापन है वो भी एक बड़ी समस्या है मानसिक अवसाद का। तो इस तरह के कारणों की यहाँ पे चर्चा की गई है। अगर हम अकेले रहने वाले बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वह पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। खास करके जो विधवा महिलाएं हैं वो हमेशा जो है अकेलेपन का शिकार रहती हैं, जो आगे चल करके मानसिक अवसाद के रूप में वहां पर दिखाई देता है। अब यहां पर लेखक का यह कहना है कि वृद्धावस्था में लोग जो है बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हैं जो कि गरीबी से संबंधित हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए कुछ पेंशन की व्यवस्था कर दें जो कि एक सोशल सिक्योरिटी है, तो ये देखा जाता है कि वे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से भी निपट सकते हैं। अगर उन्हें पेंशन दिया जाएगा तो वे अकेलेपन से भी बच सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन भी बुजुर्गों को अभी तक पेंशन मिल रहा है उनके परिवार वाले उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यानी कि अगर हम कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जिससे कि हमारे देश के बुजुर्गों को पेंशन मिले, तो हम जो है ये जो अकेलेपन की समस्या है उसको भी दूर कर सकते हैं, उनको गरीबी की समस्या है उसको भी दूर कर सकते हैं, उनके जो स्वास्थ्य की समस्या है उनसे भी निपटने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं वह पूरी दुनिया में बुजुर्गों के सामाजिक सुरक्षा के लिए जो है उपयोग की जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस तरह के स्कीम चलाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और विकलांगों को पेंशन दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर इसकी आलोचना की गई है लेखक के द्वारा। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पेंशन स्कीम हम बुजुर्गों को देते हैं, विधवा महिलाओं को देते हैं या फिर विकलांगों को देते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं या फिर विकलांग व्यक्तियों के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पात्रता है जो कि गरीबी रेखा से नीचे का है, उसके कारण सिर्फ सीमित मात्रा में ही हम बुजुर्गों को लाभ पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ पर लेखक का यह भी कहना है कि जो क्राइटेरिया रखा गया है गरीबी रेखा से नीचे का, तो हमारे देश में जो बीपीएल परिवारों के लिए जो सूचियां बनाई जाती हैं उसमें काफी त्रुटियां हैं। इसमें जो नियम हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं, यानी कि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे परिवार, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग जो कि गरीबी रेखा से नीचे के हों, उन्हें जो है इसमें शामिल नहीं किया गया हो। अब यहाँ पर यह एक समस्या है कि जो पात्रता रखी गई है उसमें जो है काफी त्रुटियां हैं। उसी तरीके से जो हम पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, उसकी राशि भी काफी कम है। जैसे यहाँ पर राशि के बारे में चर्चा किया गया है कि 2006 के बाद से जो केंद्र सरकार का योगदान है इन पेंशन में वो मात्र 200 रुपए है। अगर हम विधवा महिलाओं के लिए जो पेंशन है उसमें योगदान को देखते हैं तो ये मात्र 300 रुपए प्रति माह है, जो काफी कम है। इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर लेखक का ध्यान इस ओर ले जाया गया है कि इसको देखते हुए ही बहुत सारे राज्यों ने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं खुद से, जहां पर वे बुजुर्गों को पेंशन के रूप में ज्यादा धनराशि देते हैं और यहाँ पर उनकी जो योजनाएं हैं वो ज्यादा बुजुर्गों को कवर करती हैं। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु राज्य का एग्जाम्पल दिया गया है और कहा गया है कि उनकी अपनी जो योजना है वह राज्य के लगभग 75 से 80% बुजुर्गों को कवर करती है। तो इसी तरीके की एक योजना की हमें आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक हम पहुंच सकें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है। अच्छे परिवारों में भी यह देखा जाता है कि वहां के बुजुर्ग जो है उन पर बोझ बन जाते हैं, वो भी अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम बुजुर्गों के पेंशन की बात करें तो हमें यहाँ पर ब्रॉड माइंड होकर सोचना पड़ेगा, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे परिवार के होते हैं, उनके लिए भी हमें पेंशन की योजना बनानी होगी। यहाँ पर लेखक का ये कहना है। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं वो सिर्फ बीपीएल परिवारों तक मिले, यह जो है सही नहीं है। यहां पर यह भी कहा गया है कि जब हम पात्रता रखते हैं पेंशन के लिए तो यहां पर एक बुजुर्ग को बीपीएल प्रमाण पत्र जमा करना होगा, इसके साथ साथ अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे जैसे एज सर्टिफिकेट। अब यहां पर जो कम शिक्षित बुजुर्ग हैं वे जो है इस कारण से भी इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इन सभी कमियों को सरकार को समझना होगा और अभी से ही एक ऐसी पेंशन योजना बनानी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग कवर किए जा सकें। नहीं तो आने वाले समय में इनकी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं और जो मानसिक अवसाद की समस्याएं हैं, हम उसको सही तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो समस्याएं आने वाले दिनों में बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा फेस की जाएंगी, उनको दूर करने में पेंशन सहायता जो है किस तरीके से मदद कर सकता है, इसको लेकर के चर्चा किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द लो डाउन ऑन द इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आवश्यक दवाओं की एक नई राष्ट्रीय सूची को जारी किया गया, जिसे हम कहते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, शॉर्ट में बोला जाता है NLEM। अब इस सूची में जो है सरकार के द्वारा कुछ दवाओं को रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा 34 नई दवाओं को शामिल किया गया। वहीं पिछली सूची में जो 26 दवाएं थी उनको इस सूची से हटा दिया गया, और अभी जो है इसमें जो दवाओं की कुल संख्या है वो अभी 384 है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ये क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं, जो हमारे देश के लोगों के
बीमारी के इलाज के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, उन्हें जो है इसमें डाला जाता है, इसमें उनको स्थान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि इनकी कमी जो है हमारे देश में ना हो पाए और एक निश्चित दाम से ज्यादा कीमत पर जो है इसको नहीं बेचा जाए। तो इसका ये जो है उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो दवाएं इसमें शामिल होती हैं वे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ऐसी आवश्यक दवाएं हैं जो किसी भी देश की जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा लिस्ट भारत में पहली बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1996 में बनाया गया था, यानी कि जो पहली राष्ट्रीय सूची है उसे जो है 1996 में तैयार किया गया था, जिसमें 279 दवाएं थीं। और आगे चल करके इस सूची में जो है परिवर्तन किया गया, जैसे 2003 में, 11 में, 15 में और 22 में इसमें संशोधन किया गया। मतलब कुछ दवाओं को इसमें डाला गया और कुछ दवाओं को इसमें निकाला गया। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि आखिर जो ये सूची बनाई जाती है एसेंशियल मेडिसिन की, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस सूची में जो भी दवाएं होती हैं उनका जो मूल्य का निर्धारण है वह नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA के द्वारा किया जाता है। यह जो है ये भी नजर रखता है कि इनकी कमी हमारे देश में ना हो, और दूसरा कि कोई भी जो फार्मासिस्ट है वह इनके द्वारा जो कीमत तय की गई है उससे ज्यादा कीमत पर इन दवाइयों को ना बेचे, क्योंकि यह जीवन रक्षक दवाइयां होती हैं। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि आखिर इस सूची में दवाइयों को कैसे ऐड किया जाता है और कब हटाया जाता है। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जब सूची तैयार की जाती है तो यहाँ पर उन दवाइयों को रखा जाता है जो उन बीमारियों के इलाज में उपयोगी होती हैं जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या है। जैसे कोई ऐसी बीमारी है जो हमारे देश के लोगों को बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो उससे निपटने के लिए जो दवाइयां होंगी उसे जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये ऐसी दवाइयां होती हैं जिन्हें DCGI यानी कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल होते हैं उनके द्वारा अनुमोदित यानी कि लाइसेंस मिला होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि उन दवाइयों को यहाँ पर रखा जाता है जो कि काफी एफिशिएंट हैं, यानी कि जिनकी प्रभावकारिता सिद्ध हो चुकी है। यहाँ पर सुरक्षित दवाओं को रखा जाता है। अब यहाँ पर उन दवाओं को शामिल किया जाता है जो तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी होती हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए दो दवा है जो किसी एक बीमारी के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन जो इसमें से एक दवा है उसकी कीमत कम है और लेकिन प्रभाव जो है वह सेम है, तो यहाँ पर इस दवाई को जो है यहाँ पर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर इस लिस्ट में दवाइयों को जोड़ा जाता है। अब हटाने की क्या प्रक्रिया है? जैसे मान लीजिए किसी दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया है जो सूची में है, तो यहाँ पर उस सूची से उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए उस दवा का जो साइड इफेक्ट का जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इस कारण से भी इस सूची से उस दवा को हटा दिया जाता है। या फिर कोई ऐसी दवाई आ गई जो उस दवा से भी सस्ती है और प्रभावशाली है, तो उस दवा को हटा करके नई दवा को इसमें ऐड कर दिया जाता है। या फिर मान लीजिए कि कोई एक बीमारी ऐसी थी जो कभी भारत में बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब जो है कम हो रहा है, तो उससे जुड़ी हुई जो दवाएं हैं उनको यहां से हटा दिया जाता है। अगर हम रोगाणु रोधी दवाओं की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि ऐसे रोगाणु रोधी दवाएं जिनका जो प्रतिरोध है वह अप्रभावी हो चुका है, तो यहां पर उनको इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा और जो नए रोगाणु रोधी दवाएं आएंगी उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इस आधार पर जो है दवाइयों को यहां पर हटाया भी जा सकता है। तो यही आपको समझना था कि आखिर किस आधार पर दवा को इसमें ऐड किया जाता है और किस आधार पर इससे हटाया जाता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची क्या है? सूची बनाने के उद्देश्य और महत्व पर चर्चा करें। तो अभी अभी हमने चर्चा किया, आपको बताना होगा कि जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको उद्देश्य को लेकर के चर्चा किया कि इन दवाओं की कमी देश में नहीं होनी चाहिए
और सस्ते दर पर ये हमारे देश के लोगों को मुहैया होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, जीवन रक्षक दवाएं हैं। महत्व पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की है, आप इसको लिखने का प्रयास करें। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में जल संकट की गंभीरता पर चर्चा करें और समझाएं कि कैसे यह ग्रामीण शहरी जल विवाद को उत्पन्न कर सकता है। तो मैंने बहुत सारे आपको डेटा दिए हैं गंभीरता को लेकर के, आप उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और जो नया एक टॉपिक आया है ग्रामीण शहरी जल विवाद, उसको समझाने के लिए आप ये बता सकते हैं, जैसा मैंने चर्चा में कहा कि जिस तरीके से शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, तो गांवों का पानी जो है हम शहरों में हस्तांतरित कर रहे हैं, उससे जो है जरूर आगे चल करके ग्रामीण शहरी जल विवाद बढ़ सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो इन सभी बातों की आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।